हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद तौहीद, डायरेक्टर ऑफ फ्यूचर लर्निंग एकेडमी एंड एचओडी बायोलॉजी। मैं आज इस वीडियो में आपसे कुछ खास बात करने के लिए आया हूं और कुछ खास चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि एएमयू 11th एंट्रेंस जो है वो 1 नवंबर को होना है। अब ये 1 नवंबर में टाइम जो भी बचे हुए हैं 1 महीने 10 दिन 5 दिन के आसपास। इस 1 महीने 10 दिन में आपको क्या करना है और क्या नहीं, इस पर हम खास बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब तक आपने जितना भी पढ़ा है, जितना भी आप लोगों को पढ़ाया गया है, ठीक है ना, उनको आप रिवीजन करें। और साथ में जो इम्पॉर्टेंट है कि एएमयू किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, उस किस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको क्वेश्चंस बैंक को करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कई सारे बच्चों का ये आया मैसेज कि सर क्यों ना उस वीडियो का उस क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन किया जाए। तो इस सेशन में, इस वीडियो में मैं आप लोगों के पास लेकर के आया हूँ एएमयू 11th एंट्रेंस में अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 20 साल के अंदर, 2000 से लेकर के 2019 तक के क्वेश्चंस जितने भी आए हैं वो सारे क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन चैप्टर वाइज होगा। और सबसे अहम चीज़, वो वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। क्या चीज़? यूट्यूब चैनल पे हमारे वो वीडियो सॉल्यूशन जो भी एएमयू 11th एंट्रेंस में अब तक क्वेश्चंस आए हैं वो उसका सॉल्यूशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसका कोई चार्जेस नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जो फ्यूचर लर्निंग एकेडमी की टीम है उन लोगों ने डिसाइड किया है कि हम एक रैपिड रिवीजन कोर्स के नाम से कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि वो कोर्स 29 सितंबर से स्टार्ट किया जाएगा। उसमें हर एक चैप्टर को हम डील करेंगे और हर एक चैप्टर के लिए मोस्टली 1 से 2 वीडियो डाला जाएगा उस पर, जिसपे 1 से 2 वीडियो के अंदर हम पूरा चैप्टर को कवर अप करेंगे। उसमें आपका फुल्ली अब तक जो भी पढ़ा है वो रिकॉल हो जाएगा, रैपिड रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है फंडा? चलिए जी, अब इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो लेकर के आया हूँ, चूँकि आई एम अ बायो फैकल्टी, तो हम डील करेंगे आपके बायो के पोर्शन को। तो जो बायो है उस बायो के पोर्शन में आपके 9th और 10th दोनों से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 9th पोर्शन को हम कवर अप करेंगे और फिर उसके बाद हम 10th पोर्शन को कवर अप करेंगे। तो 9th में देखते हैं जो आपका पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए, तो इस चैप्टर में देखते हैं कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पहला क्वेश्चन कब और क्या क्या आया, उस चीज़ों को हम डिस्कस करते जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से, यानी सेल चैप्टर से। ये क्वेश्चंस आपका पूछा गया है 2019-2020 में, लास्ट ईयर ही बेटा जी, 2019 to 20 में ये क्वेश्चंस आपका आया है। क्वेश्चन सेज दैट सेल अराइज्ड फ्रॉम प्री एक्सटिंक्टिंग सेल वाज प्रपोज्ड बाई। सवाल ये कह रहा है कि जो सेल है वो पुरानी कोशिका के टूटने से बनती है, ये स्टेटमेंट किसने कहा है? चलिए जी, आपको अगर याद होगा, आपने सेल हिस्ट्री अगर पढ़ा है तो उस सेल हिस्ट्री में आपको एक याद दिलाऊं क्या हुआ था भाई। 1838 में साइंटिस्ट आए थे। कौन से? 2 साइंटिस्ट आए थे, एक थे स्लाइडेन और दूसरे थे स्वान। ही प्रपोज द सेल थ्योरी। उस सेल थ्योरी में कुछ क्या थी, कमियां रह गई थी। उस कमी को पूरा करने के लिए साइंटिस्ट आए थे रोडोल्फ विर्चो इन 1855 में। कब आए थे साइंटिस्ट? रोडोल्फ विर्चो इन 1855। ही सेड ओमनी सेलुला ई सेलुला, दैट मीन एवरी न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एक्सटिंक्टिंग सेल। सवाल क्या कह रहा है भाई? सवाल ये है, लास्ट ईयर ही पूछा गया कि सेल जो है वो अराइज होती है फ्रॉम द प्री एक्सटिंक्टिंग सेल, हु सेल वाज प्रपोज्ड बाय। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? तो ऑप्शन देखते हैं, रॉबर्ट हुक। भाई रॉबर्ट हुक का काफी योगदान रहा है सेल में, ठीक है ना, सेल हिस्ट्री में काफी योगदान रहा है उनका, साइटोलॉजी में काफी योगदान रहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट उन्होंने नहीं कहा था। रॉबर्ट हुक पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। कब किया था? इन 1665 में। ओके, दूसरे है साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट ब्राउन। मैं आपको हर एक ऑप्शन के बारे में भी, वो ऑप्शन किससे रिलेटेड है उस पर भी डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है ना। यही इस वीडियो का खास बात है बेटा, ठीक है ना, कि ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ आंसर बता दूंगा कि ये आंसर होगा, नहीं। उस आंसर ऑप्शन, जो उस क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शंस पे भी हम सारे पे डिस्कस करेंगे कि ये ऑप्शंस क्यों हैं और इस ऑप्शन से रिलेटेड सवाल क्या बन सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने पहला ऑप्शन डिस्कशन किया। सवाल तो आपको समझ में आ गया कि सवाल क्या कह रहा है।
सेल अराइज फ्रॉम द प्री एक्सटेंसिंग सेल वाज प्रपोज्ड बाय, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ठीक है ना। पहला ऑप्शन कह रहा है रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक का साइटोलॉजी में यानी सेल के जो अध्ययन है, सेल की जो स्टडी है उसके बारे में काफी उनका इंपॉर्टेंस है, लेकिन यहां पर ये स्टेटमेंट इन्होंने नहीं कहा था। दूसरे साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी इज रॉबर्ट ब्राउन। साइंटिस्ट आए थे 1831 में जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ही डिस्कवर द न्यूक्लियस, इससे सवाल अगर पूछा जाए आपसे कि हु डिस्कवर द न्यूक्लियस, देन योर आंसर इज रॉबर्ट ब्राउन। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पुरकिंजे, साइंटिस्ट थे कब बेटा जी, 1839 में साइंटिस्ट आए थे जेई पुरकिंजे। ही गिव्स द टर्म प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म को दिया था। डी ऑप्शन है आपका विर्चो, जिनको हम कहते हैं आर विर्चो, रुडॉल्फ विर्चो। रुडॉल्फ विर्चो आए थे, ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी इन 1855। क्या था डेट, 1855, याद रखिएगा। हु मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, सवाल यहां से भी पूछा जा सकता है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, रुडॉल्फ विर्चो। हु प्रपोज द सेल थ्योरी, अगर सवाल आपसे पूछा जाए देन योर आंसर, तब आपका आंसर क्या होगा, कौन सा, स्लाइडेन एंड स्वान। बट यहां पर इन्होंने मॉडिफाइड किया सेल थ्योरी को, किसने, रुडॉल्फ विर्चो ने। कब किया, 1855 में। ही सेड ओमनी सेलुला ई सेलुला, दैट मीन एवरी न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एक्सटेंसिंग सेल। तो क्लियर, यहां पे सवाल क्या कह रहा है बेटा, सेल अराइज फ्रॉम द प्री एक्सटेंसिंग सेल वाज प्रपोज्ड बाय, देन योर आंसर इज डी, रुडॉल्फ विर्चो। कब, 1855 में। क्लियर है फंडा, चलिए जी, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, द मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन आर स्टोर्ड इन विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज। ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार है, माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी ल्यूकोप्लास्ट और डी क्रोमोप्लास्ट। सवाल समझ में आया। सबसे पहले सवाल क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेली ऐसा है जो किस चीज को, स्टार्च को, ऑयल को और प्रोटीन को क्या करता है बेटा जी, स्टोर करके रखता है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी ल्यूकोप्लास्ट और डी क्रोमोप्लास्ट। चलिए जी पहले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया आंसर होगा या नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। व्हाई, बिकॉज इट स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका आंसर नहीं होगा भाई। चलिए जी क्लियर, बी ऑप्शन पे आते हैं, क्या लाइसोसोम होगा या नहीं होगा। तो लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग और अ डाइजेस्टिव बैग बिकॉज इट स्टोर्ड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइक प्रोटीनेजेस, लाइक कार्बोहाइड्रेजेस, लाइक लाइपेजेस। तो आपका भाई लाइसोसोम भी क्या होगा, आपका आंसर नहीं होगा। चलिए जी सी ऑप्शन देखते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, कि क्या ल्यूकोप्लास्ट है या नहीं है। तो आपने पढ़ा है ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, प्लास्टिड तो पढ़ा होगा ना भाई, कि प्लास्टिड विच ओनली सेल ऑर्गेनेलिज विच फाउंड इन द ओनली प्लांट सेल। चलिए भाई, तो प्लांट सेल पे प्लास्टिड पाया जाता है और उस प्लास्टिड को ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिड कलर, प्लास्टिड को क्या किया गया, 3 पार्टों में बांटा गया। कौन कौन सा कलर पिगमेंट के बेसिस पर, पहला था आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा था आपका क्रोमोप्लास्ट और तीसरा था आपका कौन सा बेटा जी, ल्यूकोप्लास्ट। चलिए क्रोमोप्लास्ट भी ऑप्शन दे रखा है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में अगर हम बात करें, कौन सा, पहला क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो क्लोरोप्लास्ट एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट कंटेन करता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के लिए 2 काम होता है, पहला काम होता है कि सनलाइट को ट्रैप करता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस और दूसरा काम इट प्रोवाइड द ग्रीन कलर ऑफ अ लीफ। चलिए जी दूसरा था आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की अगर हम बात करें, इट इज ऑल्सो नोन एज कलरफुल प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट इज ऑल्सो नोन एज कलरफुल प्लास्टिड। सवाल पूछा जा सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कलरफुल प्लास्टिड। आगे ये सवाल है भी, डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये वाला जो सवाल है आपसे 2018 से 2019 के बीच में पूछा गया है बेटा जी। क्लियर, तो क्रोमोप्लास्ट इज ऑल्सो नोन एज कलरफुल प्लास्टिड बिकॉज इट प्रोवाइड डिफरेंट कलर ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर्स। ये जो फ्लावर्स के अंदर, फूलों के अंदर आप डिफरेंट कलर की जो कलर देखते हैं, फ्रूट के डिफरेंट कलर देखते हैं,
विच इज रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है। चलिए जी, तो क्रोमोप्लास्ट भी नहीं होगा, तो अब एक ही ऑप्शन बचा है ल्यूकोप्लास्ट। जी हाँ, राइट आंसर इज ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट क्यों है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, इट डू नॉट कंटेन एनी स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट, इसके पास कोई पिगमेंट स्पेशल टाइप का नहीं होता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज कलरलेस प्लास्टिड। याद रखिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, कलरलेस प्लास्टिड बोलते हैं बेटा जी, याद रखिएगा, कलरलेस प्लास्टिड। सीधा सवाल पूछा जाएगा कि कलरफुल प्लास्टिड कौन सा है, तो क्रोमोप्लास्ट। कलरलेस प्लास्टिड कौन सा है, तो ल्यूकोप्लास्ट। अब इसका काम क्या है, ल्यूकोप्लास्ट को 3 पार्टों में बांटा गया, अमाइलोप्लास्ट, इल्यूरोप्लास्ट और इल्यूरॉन प्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है, जिसमें स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट को, ऑयल को और प्रोटीन को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो अमाइलोप्लास्ट को कितने पार्टों में, सॉरी, ल्यूकोप्लास्ट को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में। कौन कौन सा, अमाइलोप्लास्ट, इल्यूरोप्लास्ट और इल्यूरॉन प्लास्ट। ठीक है, अमाइलोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च के लिए, इल्यूरोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ ऑयल और इल्यूरॉन प्लास्ट स्टोरेज ऑफ प्रोटीन के लिए। क्लियर है फंडा। अब इसमें और भी क्या सवाल पूछा जा सकता है कि अमाइलोप्लास्ट किसके अंदर प्रेजेंट होगा, तो जो भी कार्ब्स यानी स्टार्च स्टोरिंग प्लांट है, लाइक कौन सा भैया, किसके अंदर प्रेजेंट होगा, लाइक वीट के अंदर, ठीक है ना, वीट के अंदर, इन सब चीजों के अंदर, राइस के अंदर, इन सब चीजों के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ऑयल कंटेनिंग, ऑयल का क्या काम भाई भैया, ऑयल वाला जो है पोर्शन, तो ऑयल किसके अंदर मिलेगा आपको, लाइक सरसों के अंदर, ठीक है ना, लाइक ग्राउंड नट के अंदर, इन सब चीजों के अंदर मिलेगा। प्रोटीन किसके अंदर मिलेगा, तो पल्सेस वगैरह के अंदर मिलेगा। क्लियर है फंडा, किसी को कोई डाउट, क्लियर है। चलिए जी, ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन, तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन पूछा गया था 2018-2019 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये सवाल 2016-2017 में पूछा गया है, 2016-2017 में ये सवाल पूछा गया है। चलिए जी, सवाल क्या कह रहा है कि द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, क्या है भाई कि डिफरेंस बताना है प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक के बीच में। ऑप्शन 4 है, देखते हैं क्या किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल साइज, सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। साइज के बेसिस पर क्या किया गया था, सेल को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सा बेटा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। चलिए, उसमें हमने डिफरेंस के बारे में देखा था, आपने पढ़ा भी है। चलिए जी, पहला ऑप्शन कह रहा है कि इन द प्रोकैरियोटिक वैक्यूल आर एब्सेंट while they are present in eukaryotic। भाई कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वैक्यूल जो है वो एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, जी बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, कि प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन एनी सेल ऑर्गेनेलिज विच इज बाउंडेड विथ द मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल जितने भी होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल हैं, उनके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेलिज ऐसा प्रेजेंट नहीं होगा जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा। और यू नो दैट कि वैक्यूल इज बाउंडेड विथ अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसे, टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं इसे हम, टोनोप्लास्ट। क्लियर, तो ये स्टेटमेंट सही है। चलिए, तो आंसर तो यही हो गया, आपका पहला ही मिल गया, लेकिन बाकी के और भी ऑप्शन पे हम जिक्र कर लेते हैं, डिस्कस करेंगे। चलिए, कहता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी इज माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन अ प्रोकैरियोटिक व्हाइल एब्सेंट इन अ यूकैरियोटिक। तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया, यू नो दैट कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज एंड जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं सबके सब प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। वाहिद एक इकलौता ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज है राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि वो मेम्ब्रेन लेस होता है। क्लियर, चलिए जी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया।
तीसरा ऑप्शन कह रहा है सी, प्रोकैरियोटिक हैव ए स्मॉलर न्यूक्लियस व्हाइल द यूकैरियोटिक हैव ए बिगर। देखिए, अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस इज ऑल्सो डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो यहां क्या लिखा है, प्रोकैरियोटिक हैव ए स्मॉलर, चाहे वो स्मॉलर हो या बिगर, कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर। दूसरा कह रहा है व्हाइल द यूकैरियोटिक हैव ए बिगर, स्टेटमेंट सही है कि यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस, लार्ज न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जो उसको कंट्रोल करेगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि पहला पॉइंट क्या कह दिया, प्रोकैरियोटिक हैव ए स्मॉलर न्यूक्लियस, तो ये स्टेटमेंट गलत है। डी, लाइजोसोम आर एब्सेंट इन द यूकैरियोटिक, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। क्या कह रहा है, लाइजोसोम इज एब्सेंट इन अ यूकैरियोटिक, नहीं भाई, लाइजोसोम इज आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग और इट इज प्रेजेंट इन अ यूकैरियोटिक, तो ये स्टेटमेंट तो गलत कह रहा है ना, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो द राइट आंसर इज, राइट आंसर आपका क्या होगा, इन अ प्रोकैरियोटिक वैक्यूल आर एब्सेंट व्हाइल दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक। यहां पर इन चारों में से ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ए। क्लियर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सवाल आपका पूछा गया है 2015-2016 में, 2015 टू 2016 में। सवाल क्या है बेटा जी, सेल वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, सवाल क्या कह रहा है, कोशिका को, सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया। ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार है, पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, बी ऑप्शन है स्लाइडेन, सी ऑप्शन है स्वान और डी ऑप्शन है विर्चो। चलिए भाई बात करते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में। तो सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख रहे हैं कितना सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्लास 8 में है ये सब चीजें, आपको 11th एंट्रेंस में दे रहा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से आप डील कर सकते हैं। बायो का ऐसा पोर्शन है जिसमें आप 17 में 17 ना लाए तो बेकार है, फिर बहुत इजी है, कंसेप्चुअल है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो घर बैठे रह जाइएगा, कुछ नहीं करके आ सकते। तो कंसेप्चुअल है, बिल्कुल एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिए, बिल्कुल सारे क्वेश्चन होकर के आएंगे, मेरिट बेसिस है, यही पे आपको मेरिट हाई होगा आपका, यही पे आपका सिलेक्शन होगा बायो पे, यही सब क्वेश्चंस पे। कह रहा है कि सेल वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, अब जानते हैं सेल हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो कहता है सबसे पहले यही टर्मोलॉजी आपको पढ़ाया जाता है कि इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर द फर्स्ट टाइम सेल, तो योर आंसर इज ए, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, डेट क्या था बेटा जी, डेट भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, 1665। 1665 में सबसे पहली बार सेल को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। अब यही बात, अगर यही सवाल यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, हु डिस्कवर द फर्स्ट टाइम, अगर इसके आगे लिविंग लगा दे, इसके आगे क्या कर दे, सवाल को अगर ट्विस्ट करना हो तो क्या कर दे, वो लिविंग लगा दे, तब क्या होगा भाई, तब हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक नहीं, कौन सा, एंटोन वॉन लीवेनहॉक इन 1674, ठीक है ना, इनसाइड द पॉन्ड वाटर ही डिस्कवर द फर्स्ट टाइम लिविंग सेल। चलिए दूसरे ऑप्शन पे हम आते हैं, दूसरा ऑप्शन कह रहा है स्लाइडेन। स्लाइडेन से कुछ याद आ रहा है भाई, 1838 में दो साइंटिस्ट आए थे बेटा जी, स्लाइडेन और स्वान, ये दोनों साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन एंड स्वान। ही प्रपोज द सेल थ्योरी इन 1838। तीसरा आ रहा था इसी से रिलेटेड, जो चौथा ऑप्शन है रोडोल्फ विर्चो इन 1855। पहले क्वेश्चंस में क्या कहता है, डिस्कस किया था इसके बारे में, रोडोल्फ विर्चो के बारे में क्या क्या था इन्होंने, ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। जो स्लाइडेन और स्वान ने प्रपोज किया था सेल थ्योरी, उसमें कुछ क्या रह गई थी, कमी रह गई थी, तो ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी एंड ही सेड ओमनी सेलुला ई सेलुला, दैट मीन एवरी न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो द वेयर फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2014-2015 में पूछा गया है, 2014 टू 2015 में पूछा गया है ये सवाल। द क्वेश्चन सेज दैट सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम इज फाउंड इन। ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार हैं, ह्यूमन सेल, बी अमीबा, सी प्लांट सेल, डी बैक्टीरिया। क्या है ऑप्शन, ए ऑप्शन ह्यूमन सेल, बी अमीबा, सी प्लांट सेल और डी बैक्टीरिया।
सवाल जरा गौर से पढ़ेंगे, कह रहा है सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। सर्कुलर, मैं आप लोगों को जब पढ़ा रहा था तो याद होगा अगर आपको कि डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जब हम पढ़ रहे थे तो प्रोकैरियोटिक में हमने क्या पढ़ा था कि सर्कुलर डीएनए इज फाउंड प्रोकैरियोटिक के अंदर, और यूकैरियोटिक के अंदर हमने क्या पढ़ा था, लीनियर डीएनए इज फाउंड। क्या होता है, लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है किसके अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर, और प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन सा होता है बेटा जी, सर्कुलर डीएनए। चलिए भाई, सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम, तो भाई अगर ह्यूमन क्या है, तो ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है ह्यूमन सेल, या यूकैरियोटिक है, तो आप कहेंगे यूकैरियोटिक सेल है। तो जाहिर सी बात है यूकैरियोटिक के अंदर लीनियर डीएनए पाया जाता है, लेकिन ये क्या है यहाँ पर, तो ये आंसर आपका होगा नहीं होगा। क्लियर है फंडा, क्योंकि ह्यूमन क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर कैसा प्रेजेंट होगा डीएनए, लीनियर डीएनए, और यहां कह रहे हैं सर्कुलर डीएनए। चलिए जी, अब बात करते हैं दूसरा अमीबा की। तो अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल है, तो फिर इसके अंदर भी प्रेजेंट नहीं होगा। चलिए भाई ये भी कैंसिल। प्लांट सेल, ठीक, प्लांट सेल में भी वही मामला आता है कि प्लांट सेल कैसे हैं भैया, यूकैरियोटिक है, और यूकैरियोटिक के अंदर लीनियर डीएनए पाया जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब बचा आपका बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया क्या है बेटा जी, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है कि उसके अंदर कैसा होगा, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। तो योर राइट आंसर इज डी। सवाल का पूछा गया था 2014-2015 में। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन क्या है। चलिए जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये भी 2014-2015 में पूछा गया है, 2014 से 2015 में ये भी सवाल आया है। सवाल क्या कह रहा है कि इफ द सेल केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन व्हाट विल बी हैपन। ऑप्शन ए स्वेल अप, बी श्रिंक, सी स्विम इनसाइड द सेल इनसाइड, और डी सेम साइज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस सॉल्यूशन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। ऑस्मोसिस के बेसिस पर सॉल्यूशन को कितने पार्ट में डिवाइड किए थे हम, 3 पार्ट में। कौन कौन सा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए भाई, यहां पर कह रहा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो सबसे पहले समझते हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा। कहता है कि इफ द सराउंडिंग मीडियम कंसंट्रेशन इज लो देन द सेल। क्या कहता है, बाहर के दुनिया का कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन से कम हो, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे सिचुएशन में सेल के अंदर क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, सेल के बाहर जो बाहर की दुनिया वहां पर कंसंट्रेशन क्या है, कम है। नेचर क्या कहता है, मूवमेंट होगा हमेशा फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो हायर कंसंट्रेशन कहाँ है बेटा जी, सेल के अंदर। लोअर कंसंट्रेशन कहाँ है, सेल के बाहर। और अगर सेल के अंदर से सेल के बाहर पानी निकल रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सोऑस्मोसिस। चलिए भाई, अब सेल से अगर पानी निकलेगा तो सेल फूलेगा। रे भाई, तुम्हारे बैंक से अकाउंट निकले पैसे निकलेंगे तो और पैसा उसमें भरोगे, अमीर हुओगे गरीब हुओगे, गरीब हुओगे ना। तो ठीक वही चीज है यहाँ पर भी है कि सेल से अगर पानी निकलेगा तो सेल क्या होगा, पिचकेगा। तो दैट मीन्स सेल विल बी श्रिंक। सेल क्या होगा, श्रिंक करेगा। तो सवाल कह रहा है इफ द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, श्रिंक करेगा। यही अगर हाइपरटोनिक की जगह अगर हाइपोटोनिक होता तब क्या होता, स्वेल अप हो जाता। उसमें क्या होता है कि सराउंडिंग मीडियम कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, इनसाइड द सेल क्या है, कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हायर टू लोअर मूव करेगा। हाई किधर है, बाहरी दुनिया में, कम कहाँ है, सेल के अंदर में, तो मूव करेगा सेल के अंदर पानी, तो सेल क्या करेगा, स्वेल अप कर जाएगा। चलिए जी, अब इस हाइपर की जगह अगर फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता, तो आइसो का मतलब क्या होता है, बराबर। कहता है इफ द सेल कंसंट्रेशन मीडियम एंड आउटसाइड कंसंट्रेशन मीडियम इज इक्वल देयर विल बी नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट होगा नहीं होगा, और द सेल साइज रिमेन, सेल का जो साइज है वही साइज रह जाएगा। तब आंसर क्या होता है आपका, सेम साइज। लेकिन यहां पर क्या है, ऑप्शन है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो देन योर आंसर इज श्रिंक, बी।
क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है अपना, ओके नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपका, ये सवाल आपका पूछा गया है 2013-14 में, 2013-14 में ये सवाल पूछा गया है। सवाल क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मल्टीप्लाई आउटसाइड द लिविंग सेल। क्या कह रहा है, इनमें से कौन लिविंग सेल के बाहर मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, दे कांट बी रिप्रोड्यूस। मल्टीप्लाई का यहां पर क्या मतलब है, मल्टीप्लाई की जगह अगर यहां पर रिप्रोड्यूस भी दे देते तब भी क्या होता, सवाल वही होता। तो सवाल घुमाया जा सकता है, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह रिप्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड द लिविंग सेल। चलिए जी, आप जानते हैं कि बिटवीन द लिविंग सेल और नॉन लिविंग सेल जो एक कड़ी है, चेन है, इट इज कॉल्ड एज वायरस। वायरस को ना ही लिविंग माना जाता है ना ही डेड, मतलब नॉन लिविंग माना जाता है। तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में क्या करता है, वो एक चेन है, उसको एक अलग क्या किया गया है, उसको एक अलग फाइलम दिया गया, अलग उसको क्या किया गया, कैरेक्टराइज किया गया। तो कहता है कि जिसको रहने के लिए होस्ट सेल की जरूरत हो। वायरस एक ऐसा है जो कभी भी दे कैन नॉट बी मल्टीप्लाई आउटसाइड द लिविंग सेल। जब भी वो मल्टीप्लाई करेगा वो हर हमेशा कहां करेगा, सेल के अंदर, लिविंग सेल के अंदर। क्लियर। तो अगर हमारे अंदर है जब तक, तब तक वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। लाइक अगर हमारे हाथ पे ये कोरोना का वायरस है, आजकल कोरोना चल रहा है, भगवान ना करे हो, अल्लाह ना करे कि हो ऐसा, ठीक है ना। हमने क्या कर दिया भाई, ये मार्कर छू रहे, तो इस मार्कर पे ये कोरोना वायरस आकर के चिपक गया। अब ये चिपकने के बाद दे कैन नॉट बी मल्टीप्लाई, ये रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, दे कैन बी कोटेड विद द लेयर इज कॉल्ड एज सिस्ट, और अपने आप को क्या करेगा, उसमें बचाए रखेगा। लेकिन जैसे ये लिविंग के कोई दूसरा इसको टच किया, दूसरे के हाथ पे जाएगा, तो दे कैन बी मल्टीप्लाई, रिप्रोड्यूस होगा, और फर्दर क्या करेगा, उस इंसान को भी बीमारी बढ़ती चली जाएगी। एक आदमी को भाई कोरोना वायरस आपके अंदर तो कहीं से 1-2 आया होगा, ठीक है ना, 5 आया होगा, लेकिन आप उससे इन्फेक्टेड 1-2-5 तो आपको इन्फेक्टेड नहीं करेगा जब तक वो ज्यादा नंबर में ना हो। तो दे कैन बी मल्टीप्लाई इनसाइड द सेल, जैसे वो हमारे सेल के अंदर जाएगा वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो इसीलिए हमेशा वायरसेस को रिप्रोड्यूस करने के लिए किसकी जरूरत होती है, लिविंग सेल की जरूरत होती है। इसलिए राइट आंसर आपका क्या होगा, वायरस। क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। Okay, next question says that which of the following is called as suicidal bag of the cell? इनमें से किसको कोशिका का, सेल का सुसाइड बैग, आत्महत्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका आया है 2013 और 14 में। ये भी सवाल कौन सा है, 2013 और 14 में। अगर आप देख रहे होंगे तो हर साल इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। 2013-14 में कितने क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन हम डील कर चुके हैं, 7वां नंबर, और ये 8वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। ऑप्शन ए है आपके प्लास्टिड, ऑप्शन बी है आपके गोल्जी बॉडी, ऑप्शन सी है लाइजोसोम, और डी नन ऑफ दीज। चलिए भाई प्लास्टिड के ऊपर पहले बात करते हैं। तो प्लास्टिड एक सेल है, ऑर्गेनेलिज है, जो विच इज ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल, इट डू नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट होगा। और याद रखिएगा ये क्या होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। तीनों पार्ट कौन कौन से, अलग अलग डिफरेंट फंक्शन थे। क्लोरोप्लास्ट का अलग है, क्रोमोप्लास्ट का अलग है, और ल्यूकोप्लास्ट का अलग है। चलिए भाई गोल्जी बॉडी पे आते हैं। गोल्जी बॉडी इज ऑल्सो नोन एज, इसी को हम गोल्जी apparatus भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ठीक है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेकर ऑफ द सेल। हमने क्यों कहा है वो हमने क्लासरूम में डिस्कशन कर चुके हैं, वीडियो भी हमारे अपलोडेड है, जाकर के देख सकते हैं गोल्जी apparatus को क्यों कहते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट लाइजोसोम पे हम आते हैं। तो लाइजोसोम इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग और अ डाइजेस्टिव बैग बिकॉज इट कंटेन digestive enzyme like hydrolytic digestive enzyme like proteinases like carbohydrases like lipases। अब बात करते हैं इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। सुसाइड किसको कहते हैं भैया, कोई आदमी पंखा से लटक गया, कोई आदमी पानी में कूद गया खुद से जानबूझ करके, तो इसको क्या कहते हैं, सुसाइड कहते हैं। तो यहां पर इस सेल ऑर्गेनेलिस को ऐसा क्या खास बात है कि इसको भी सुसाइड बैग कहते हैं। कहता है कि व्हेन द एनी सेल ऑर्गेन इफ द एनी पैथोजन इज इंटर इनसाइड द सेल, फॉर एग्जाम्पल कि कोई पैथोजन है सेल के अंदर इंटर किया,
तो लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को कंटेन करता है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ ये सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया इसने, ये पैथोजन आकर के इस पे अटैक किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, डैमेज होगा। तो उस डैमेज से बचाने के चक्कर में लाइसोसोम क्या करता है, सिक्रेट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। समटाइम कभी कभी क्या होता है, इट सिक्रेट लाइसोजाइम सिक्रेट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और उस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का असर खुद लाइसोसोम पे हो जाता है और वो लाइसोसोम खुद डाइजेस्ट हो जाता है। अब खुद ही मर जाओगे अगर, तो उसको हम क्या कहेंगे, सुसाइडल ही तो कहेंगे, सुसाइड ही तो कहेंगे ना। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सुसाइडल बैग। क्लियर टू एवरीवन, कोई डाउट? चलिए जी आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2013 2014 में 2012 टू 2013 में पूछा गया आपका ये सवाल। ठीक है, द क्वेश्चन सेज दैट प्रोकैरियोटिक सेल लीक, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या नहीं होगा। तो भाई आपको पता है कि जो इतने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस था कि इन अ प्रोकैरियोटिक सेल अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इन अ यूकैरियोटिक सेल अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो जाहिर सी बात है कि अब देखते हैं इस पे ऑप्शन देखते हुए, ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार है, ए सेल मेम्ब्रेन, बी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डी सेल वॉल। सवाल क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी ऐसी और चीजें हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होगी। तो हमने आपसे क्या कहा, पहला बेसिक डिफरेंस क्या है कि ना प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा। और जब जाहिर सी बात है न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। अरे भाई क्लासरूम में अगर तौहीद सर ही नहीं है तो तौहीद सर की क्लास होगी नहीं होगी। तो योर आंसर इज न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, दैट्स व्हाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। अब सवाल उठता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है भाई, कहता है एवरी न्यूक्लियस इज बाउंडेड विथ अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर, सेल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, एवरी सेल, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, इज बाउंडेड विथ अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ऑप्शन डी क्या है, एवरी प्लांट सेल इज कोटेड विथ अ हार्ड डेड component is called as cell wall which is made up of cellulose। याद रखिएगा cell wall is made up of cellulose, ठीक है ना। तो सेलुलोज भी नहीं होगा, सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना भाई। बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल है, और बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया कंटेन सेल वॉल, और बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है, बताइएगा जरा आंसर। बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। फंगी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। क्लियर, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिज इज प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल। क्या कह रहा है, प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली। इनमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ये सवाल आपका पूछा है 2011 टू 12 में, ठीक है। चलिए जी बात करते हैं, क्या कहता है, इनमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं। चलिए जी, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल के अंदर भी होता है और एनिमल सेल के अंदर भी होता है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया तो ऑप्शन होगा नहीं। चलिए जी नेक्स्ट, प्लास्टिड। प्लास्टिड सीधा एनसीईआरटी का लाइन है, द सेल ऑर्गेनेलिज ओनली विच फाउंड इन द प्लांट सेल इज कॉल्ड एज प्लास्टिड। राइट आंसर क्या होगा आपका, प्लास्टिड होगा। अगर हमारे अंदर भी ये एनिमल सेल के अंदर भी अगर प्रेजेंट होता तो हम भी धूप में खड़े हो जाते भाई, हमारा भी पेट भर जाता। तो प्लास्टिड होने की वजह से क्या करते हैं, प्लांट के अंदर प्लास्टिड, प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, और हम क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। बेसिक डिफरेंस तो यही है, तो प्लास्टिड राइट आंसर होगा। वैक्यूल, वैक्यूल हमारे अंदर भी होता है, प्लांट सेल के अंदर भी होता है, लेकिन वैक्यूल हमारे अंदर, देखिएगा बेटा जी यहाँ पर दो चीजें क्लियर कर दूं आपको। एनिमल सेल में अगर वैक्यूल की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ये कंटेनिंग करता है लगभग
10% एरिया को। लेकिन अगर बात की जाए प्लांट सेल के अंदर की तो इट कंटेन अबाउट 90% एरिया। हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, 10% एरिया को कवर करता है, कौन, वैक्यूल। लेकिन प्लांट के अंदर 90% एरिया को कवर करता है। व्हाई? बिकॉज इट स्टोरेज टॉक्सिक सब्सटेंस। वैक्यूल जो प्लांट सेल का है वो किस चीजों को स्टोर करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस को, जहर को स्टोर करता है। क्लियर? टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक रेजिन, टैनिन, गम एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 10 और 11 में पूछा गया था, 2010 से 11 में पूछा गया है ये सवाल। सवाल क्या कह रहा है, विच डिस्टिंग्विश प्लांट एंड एनिमल सेल, टिक द रॉन्ग ऑप्शन। इनमें से प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में जो स्टेटमेंट का इनमें से कौन सा गलत है, उस गलत ऑप्शन पे आपको क्या करना है, टिक करना। पहला कह रहा है ग्लाइकोजेन इन एनिमल सेल। क्या कह रहा है, ग्लाइकोजेन। पता है जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये कई टाइप के होते हैं, हमने पढ़ा था डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में क्लास 10th में। तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कि कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होते हैं, स्टोर्ड रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। और इन एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर में किसके फॉर्म में रहते हैं, ये ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। तो कहता है कि कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लाइकोजेन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन इन एनिमल सेल। तो ये स्टेटमेंट तो सही कह रहा है ना बेटा। तो कह रहा है यहाँ पर टिक द रॉन्ग ऑप्शन, गलत को। तो ये तो सही है, तो ये आंसर तो नहीं होगा इसका। चलिए जी, स्टार्च इन अ प्लांट, तो भैया कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड, जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होगा प्लांट सेल के अंदर वो किसके फॉर्म में होगा, स्टार्च के फॉर्म में। तो ये भी ऑप्शन सही कह रहा है, हमें क्या करना है, गलत को टिक करना है। तो ये भी नहीं होगा आंसर। चलिए तीसरा सी ऑप्शन कह रहा है कि प्लास्टिड इन अ प्लांट। तो भाई ये भी अभी इससे पहले वाला देखिए, 2010 और 2011 में ये सवाल पूछा गया है। 2011 और 12 में पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल। तो उसका भी क्या था, प्लास्टिड इज ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल। तो ये भी स्टेटमेंट सही कह रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। कह रहा है प्लास्टिड इन एनिमल। भाई प्लास्टिड एनिमल सेल के अंदर होता है, नहीं भाई, हमारे अंदर भी होता है। तो वी आर ऑल्सो ऑटोट्रॉफिक, हम भी धूप में खड़े हो जाते, हमारा भी पेट भर जाता। हम भी ज़मीन से पानी ले लेते, सूरज से रोशनी, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, और हम भी क्या कर लेते, पेट भर लेती है अपना। लेकिन ऐसा कुछ हमारे अंदर नहीं हो रहा है। वी आर हेट्रोट्रॉफिक, वी आर डिपेंडिंग अपॉन द फॉर द फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। तो प्लास्टिड इन एनिमल ये ऑप्शन गलत कह रहा है और कह रहा है टिक द रॉन्ग ऑप्शन। तो राइट आंसर इज डी, प्लास्टिड इन एनिमल। चलिए जी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है,